बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लालू प्रसाद यादव को फिलहाल अब अगर इस जेल से बाहर आना है तो उनको ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट से ही राहत मिल सकती है, क्योंकि यादव को 3.5 साल की सजा का ऐलान। तो खिलवाड़ साजिश है, राजनीति है। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के, भारत सरकार के मिली जुली साजिश चल रहा है कि लालू पलवार के खत्म करो। इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसे कुछ बड़े स्कैम्स हुए हैं जिसने हमारे देश को हिला के झन्ना के रख दिया है। कुछ की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस अपनी डेमोक्रेसी पे बढ़ा है और कुछ ने हमें शर्मसार किया है। इन्हीं स्कैम्स में से एक के करता धरता है लालू प्रसाद यादव। नाम तो आप सबने सुना ही होगा। साल 1948 में बिहार के एक छोटे से गांव फुलवड़िया में एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के वो इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम करेंगे, जिसकी कीमत आज के हिसाब से आंकी जाए तो होती है लगभग 3,000 करोड़ रुपए। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day. चारा घोटाला या फॉडर स्कैम बिहार की राजनीति और आरजेडी पे एक बहुत बड़े काले धब्बे जैसा है। क्या है ये चारा घोटाला? लालू प्रसाद यादव का इससे क्या लेना देना? कैसे इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया? कौन कौन इसमें शामिल थे और आखिरकार ये स्कैम बाहर कैसे आया? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन शुरू करते हैं लालू प्रसाद की जर्नी से। कैसे एक आम आदमी एक गरीब परिवार से निकलकर एक स्टेट का सीएम बना, कैसे वो जीरो से हीरो बने, और फिर आएंगे इस स्कैम की पूरी कहानी पे। लालू यादव का भैंस ग्रास रूट से आया है। ये इंडिया में रहने वाले लोग ये बकधून करते हैं, बकवास करते हैं, जिनको मालूम भी नहीं है कि कोदो और चीना का पौधा कैसा होता है, मड़ुआ क्या होता है, खेसारी क्या होता है, खेसारी के साग कैसा होता है। इंडिया बोलता है, भारत नहीं बोलता है। लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के फुलवड़िया गांव में साल 1948 यानी हमारे देश की आज़ादी के एक साल बाद हुआ था। वो अपने 7 भाई बहनों में से छठे नंबर पे थे। उनसे छोटे उनके एक भाई थे। हम में से बहुतों को लगता है कि लालू अनपढ़ है, बट ये सच नहीं है। उन्होंने BA LLB यानी लॉयर बनने की पढ़ाई की है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी से, जो अपने में ही एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। और इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर भी शुरू किया था। वहां उन्होंने पूसू यानी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ज्वाइन की और फिर साल 1970 में जब वो सिर्फ 22 साल के थे तब वो पूसू के जनरल सेक्रेटरी बने और फिर साल 1973 में स्टूडेंट इलेक्शंस जीतकर प्रेसिडेंट चुने गए। और उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1974 में वो जयप्रकाश नारायण के बिहार मूवमेंट से जुड़े, जहां उनकी जान पहचान जनता पार्टी के लीडर से बढ़ने लगी। जनता पार्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब इंदिरा गांधी ने साल 1975 से 1977 तक 21 महीनों के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी थी, तब इस तानाशाही के खिलाफ सारी अपोजिशन पार्टीज ने हाथ मिलाकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जनता पार्टी। इसके लीडर बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और जनता पार्टी का एम था कि 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी को हरा के पावर से हटाना, जिसमें वो सफल भी रहे। मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और इन्हीं इलेक्शंस में लालू भी बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट से MP का इलेक्शन जीतकर 29 साल की उम्र में MP बन के उस टाइम के यंगेस्ट MP कहलाए। सन 77 में छपरा से मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के आया था लोकसभा का। हम सब लोग एक साथ थे, सभी लोग आंदोलन में थे। आप लोग भी जेल, हम लोग भी जेल। कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी आपसी मतभेदों और MPs की खरीद फरोख्त के चक्कर में जनता पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट 2.5 साल से ज्यादा टिक ही नहीं पाई और अगस्त 1979 में उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद लालू ने जनता पार्टी छोड़ दी और उससे टूट के बनी जनता पार्टी सेकुलर ज्वाइन की। जनता पार्टी सेकुलर को आप आज की शिवसेना शिंदे गुट की तरह समझ सकते हो। जनता पार्टी सेकुलर भी जनता पार्टी के MPs का एक गुट था जिन्होंने अपनी पार्टी बना के इंदिरा गांधी की कांग्रेस का सपोर्ट लेके अपनी सरकार बनाई थी। 28 जुलाई 1979 को देश के नए प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, इस सोच के साथ कि अब वो राज करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार बनने के 1 महीने के बाद, वैसे टेक्निकली तो 1 महीना भी नहीं हुआ था, क्योंकि 20 अगस्त 1979 को ही जब इस सरकार को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी थी,
तब उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिस वजह से चौधरी चरण सिंह को भी रिजाइन करना पड़ा। री इलेक्शन होने तक यानी जनवरी 1980 तक इस केयरटेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चौधरी चरण सिंह ने सर्व किया और फिर 1980 में फिर से लोकसभा इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली और वो अपने अलायंसेस के साथ मिलाकर टोटल 373 सीट जीतने में कामयाब रही। लेकिन इस बार लालू इलेक्शन हार गए। उम्मीद भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट की जा रही थी, क्योंकि उस समय लहर कांग्रेस की थी और उसके सामने टिकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन उसी साल यानी साल 1980 में बिहार के विधानसभा चुनाव भी थे, यानी बिहार के स्टेट इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस हारने के बाद लालू को अपनी पार्टी से बिहार विधानसभा इलेक्शंस में सोनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए का चुनाव लड़ने का टिकट मिला। भले ही वो एमपी का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने कोई चूक नहीं की और भारी मतों से जीत प्राप्त की। उन इलेक्शंस में 169 सीट जीतकर सरकार कांग्रेस की बनी और जनता पार्टी सेक्युलर सिर्फ 42 सीटें ही जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन उन 42 एमएलए में से एक लालू भी थे। यहां से इनका बिहार की स्टेट पॉलिटिक्स का सफर शुरू हुआ। तो महोदय, मैं सन 77 को याद दिलाना चाहता हूं। जनता पार्टी का खंड खंड हुआ, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। बंगलोर में हम लोग जुटे, नाम का सारा झगड़ा, ये सब बात। लेकिन सन 77 के सत्ता को हम लोगों ने लात मारा था। क्यों मारा? हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लालू ने अपना पहला टर्म एज एमएलए पूरा किया और 5 साल बाद यानी साल 1985 में फिर से इलेक्शन में खड़े हुए। इस बार फिर पार्टियों के नाम बदल गए थे, क्योंकि लालू की पार्टी यानी जनता पार्टी सेक्युलर और भी उस समय की 2 छोटी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी और उड़ीसा जनता पार्टी, इन तीनों ने हाथ मिलाकर एक पार्टी बनाई और उसका नाम रखा लोकदल। पार्टी के लीडर बने चौधरी चरण सिंह और 1985 बिहार विधानसभा चुनाव में लालू ने लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी प्राप्त की। इस जीत के साथ वो ना ही सिर्फ सेकंड टर्म एमएलए बने, बल्कि बिहार स्टेट असेंबली में उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट भी मिली। जहां लालू बिहार स्टेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, वहीं सेंट्रल पॉलिटिक्स के समीकरण बदल रहे थे। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1984 लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 404 सीट्स जीतकर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पाई और देश के नए प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी के 5 साल एज पीएम उनकी इमेज के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होने वाले थे, क्योंकि उन पे बोफोर्स स्कैम, लैंड ग्रैबिंग स्कैंडल और भी ऐसे स्कैम्स के इल्जाम लगे, जिससे साल 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में उनका जीत कर आना लगभग नामुमकिन था। जनता के गुस्से का अंदाजा लोकदल के हेड वीपी सिंह को भी हो रहा था, तो उन्होंने और भी पार्टियों से हाथ मिलाकर एक बड़ी पार्टी बनाने का प्लान किया। लोकदल जनता पार्टी के कुछ बागी एमपीज, जिनके लीडर थे चंद्रशेखर, जन मोर्चा और जगजीवन राम की इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस राजीव गांधी कांग्रेस से अलग है। ये एक अलग कहानी है जो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चारों पार्टियों का मर्जर हुआ और नई पार्टी बनी, जिसका नाम रखा गया जनता दल और इसके लीडर बने वीपी सिंह। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि जनता दल ने कुछ रीजनल पार्टी के साथ अलायंस करके 1989 का लोकसभा इलेक्शंस लड़ा था, जिसमें इन्वॉल्व थे तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कझगम और असोम गण परिषद। इन चारों पार्टी के अलायंस का नाम रखा गया द नेशनल फ्रंट, जिसके हेड बने दी एनटी रामाराव और कॉन्वेनर बने वीपी सिंह। नेशनल फ्रंट को बीजेपी, जो कि एक राइट विंग पार्टी है, उसका भी सपोर्ट था और लेफ्ट विंग से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का भी आउटसाइड सपोर्ट था। यानी फिर वही खिचड़ी पकाई गई कांग्रेस को पावर से हटाने के लिए। ये पूरी मेहनत और पूरी प्लानिंग सफल हुई और द नेशनल फ्रंट इलेक्शन जीत गई। देश के नए प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह और इन्हीं इलेक्शंस में वीपी सिंह ने लालू को सेंटर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया एमपी का टिकट देके। लालू ने इन्विटेशन स्वीकार किया और इलेक्शन लड़के जीते भी। एमपी इलेक्शन जीतते ही उन्होंने बिहार विधानसभा से रिजाइन किया और सेंटर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन ये शायद उनको भी नहीं पता होगा कि इनका बिहार पॉलिटिक्स से एग्जिट सिर्फ 1 साल के लिए ही होने वाला है, क्योंकि साल 1990 में बिहार के विधानसभा चुनाव थे, जिसमें जनता दल को जीत मिली और फिर चर्चा शुरू हुई बिहार के सीएम की। आखिर कौन बनेगा सीएम? वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास बिहार के सीएम बने, क्योंकि वो पहले भी वहां सीएम रह चुके थे और एक्सपीरियंस थे। चंद्रशेखर, जो जनता पार्टी के बागी एमपीज के गुट के लीडर थे, वो चाहते थे कि रघुनाथ झा सीएम बने। अब देखो, हम सबको ये बात पता है कि पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है
और इनकी ये चॉइसेस के पीछे भी इन दोनों के अपने कास्ट बायसेस थे। बट अब हुआ ये कि ये दोनों पार्टी के बड़े लीडर थे और सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा उस पर ये दोनों आमने सामने आ गए थे। सोल्यूशन चाहिए था और सोल्यूशन दिया उस समय के डिप्टी पीएम देवी लाल ने। उन्होंने नाम दिया लालू प्रसाद यादव का। लालू एज एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑलरेडी अपने आप को यादवों और लोअर कास्ट के नेता के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुके थे। यादव उस टाइम बिहार की पॉपुलेशन के लगभग 12% थे, जो कि एक बहुत बड़ा वोट शेयर था। उनका स्ट्रॉन्ग वोटर बेस देखकर पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का फैसला लिया और यहां से शुरू हुई सीएम लालू प्रसाद यादव की जर्नी। लालू के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस था यादव और लोअर कास्ट का, जिस वजह से वो काफी लोकप्रिय नेता थे। बट उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा, जो बिहार से होते हुए अयोध्या की ओर जा रही थी, बाबरी मस्जिद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, लालू ने उस यात्रा को रोका और आडवाणी को जेल में बंद कर दिया। आडवाणी उस टाइम बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और बीजेपी के सपोर्ट के साथ ही जनता दल सेंटर में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लालू के इस एक्ट से बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और जनता दल की केंद्र में सरकार गिर गई। बट इस पूरे इंसिडेंट से मुस्लिम्स का कॉन्फिडेंस लालू पे बढ़ा और उनका वोट भी अब लालू को पड़ने लगा। अपने पहले 5 साल एज सीएम लालू पे अपर कास्ट के खिलाफ भेदभाव जैसे कई आरोप लगे, बट फिर भी लालू ने अपना पहला टर्म सक्सेसफुली पूरा किया। इसके बाद साल 1995 बिहार विधानसभा इलेक्शंस में लालू को क्लियर मैंडेट मिला और वो फिर से बिहार के सीएम बने। उनके लिए सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी साल 1996 में बाहर आया चारा घोटाला यानी बॉर्डर स्कैम। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है वो 27 जनवरी 1996 का दिन था जब पहली बार चाईबासा ट्रेजरी में जांच के क्रम में यह देखा गया कि बहुत से फर्जी बिल बन रहे हैं। 9,90,000 के सारे बिल थे और जब पशुपालन पदाधिकारियों को जांच के लिए बुलाया गया तो सब अपना कार्यालय छोड़ के भागने लगे। ये पूरा स्कैम, जिसकी उस टाइम पे वैल्यू थी 950 करोड़ रुपए, वो हुआ बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जरिए। इस डिपार्टमेंट का काम होता है डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक्स जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, चिकन एक्सेट्रा की प्रोडक्शन, उनकी हेल्थ और उनके बाकी सर्विसेज का ध्यान रखना। इसके लिए हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट्स के एनिमल हस्बेंड्री के लिए फंड्स एलोकेट करता है अपनी ट्रेजरी से। अब इस स्कैम की शुरुआत हुई इन डिस्ट्रिक्ट हस्बेंड्रीज में काम कर रहे गवर्नमेंट सर्वेंट से, जो फेक बिल्स बना के छोटे मोटे फंड्स की हेरा फेरी करने लगे। और ये सब शुरू हुआ था मिड 1970s में, यानी जब जगन्नाथ मिश्रा बिहार के सीएम थे और देश में इमरजेंसी लगी थी। ये छोटी मोटी हेरा फेरी की भनक लोकल पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस को लगने लगी और सबको ये कुबेर का खजाना लगने लगा। फेक सप्लायर्स बनने लगे, रियल सप्लायर से ही डबल रेट पे सामान खरीदा जाने लगा। इनवॉइस अगर 100 क्वांटिटी का बनता था तो सप्लाई सिर्फ 50 ही होती थी और ऐसे तरीकों से बिहार की स्टेट ट्रेजरी से पैसे निकाले जाने लगे। ये छोटी मोटी हेरा फेरी बढ़ के एक पूरा माफिया बना चुकी थी, जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब इन्वॉल्व थे और बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। अब देखो, हर स्टेट की ट्रेजरी को अपने मंथली अकाउंट का डेटा सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करना होता है। बट जब ऐसी धांधली चल रही हो तो अकाउंटिंग बुक्स को एडजस्ट करने में टाइम तो लगता है, और वही हो रहा था बिहार ट्रेजरी के साथ भी, जिस वजह से अकाउंट डेटा सबमिशन में डिले हो रहा था। मंथली अकाउंट्स के डिलेड सबमिशन की वजह से उस टाइम के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टीएन चतुर्वेदी को डाउट होने लगा और उन्होंने फरवरी 1985 में उस टाइम के बिहार के सीएम चंद्रशेखर सिंह को लेटर लिख के ये वार्निंग दी थी कि बिहार ट्रेजरी में पॉसिबली मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। लेकिन उनकी इस वार्निंग पे सीएम चंद्रशेखर ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीवीडी यानी बिहार वेटनरी डिपार्टमेंट ने सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री माफिया को एक्सपोज किया था 1985 में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बट उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सीएजी टू बिहार और पीएजी यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल टू बिहार के पोस्ट पे बैठे ऑफिसर्स ने उसके बाद से ही बिहार ट्रेजरी के ऊपर स्क्रूटनी बढ़ा दी और लगातार वार्निंग्स भेजी। लेकिन सीएम चंद्रशेखर के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके बाद आए 4 और सीएम, यानी सीएम बिंदेश्वरी दुबे 1985 से 1988 तक, सीएम भगवत झा आजाद
1988 से 1989 तक सीएम सत्येंद्र नारायण सिन्हा 270 दिनों के लिए सीएम थे दिसंबर 1989 तक, और फिर से जगन्नाथ मिश्रा 94 डेज के लिए सीएम थे बिफोर लालू प्रसाद यादव। इन चारों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि या तो वो खुद भी इन्वॉल्व थे या उनका टेन्योर इतना छोटा था कि वो ना ही इस पे कुछ कर पाए और ना ही इससे कुछ कमा पाए। इन सब के बाद मार्च 1990 से टेन्योर शुरू हुआ लालू प्रसाद यादव का। इनको पूरा टाइम मिला जिसमें वो चाहते तो ये स्कैम रोक सकते थे या इससे अपनी जेब भर सकते थे। उन्होंने जो रास्ता चुना वो तो हमें पता ही है। लालू ने आते ही सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री माफिया को एक्सपोज करने वाले बिहार वेटनरी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को चेंज करके डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद शर्मा को बीवीडी का जनरल सेक्रेटरी बना के बिठा दिया। एक बार माफिया का कंट्रोल बिहार वेटनरी डिपार्टमेंट पे हो गया तो उसके बाद उनको रोकने वाला कोई नहीं था। जिन जिन ऑफिसर्स को वेटनरी एसोसिएशन से निकाला गया था उनमें से 2 ऑफिसर्स डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा और डॉक्टर बीरेश प्रसाद सिन्हा, इन दोनों का नाम आप याद रखना, क्योंकि इस केस की गुत्थी खोलने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। अब साल 1992 तक तो सब अच्छे से चल रहा था। सीएजी रिपोर्ट पर रिपोर्ट भेज रही थी और लालू सरकार उन रिपोर्ट्स पे पर्दा डाल रही थी। लेकिन साल 1992 में विधु भूषण द्विवेदी, जो बिहार की एंटी करप्शन विजिलेंस यूनिट में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने खुलेआम चलते इस स्कैम पे एक्शन लेने का ट्राई किया और अपनी यूनिट के डायरेक्टर जनरल मिस्टर जी नारायण को एक रिपोर्ट सबमिट की फॉर्डर स्कैम पे। उस रिपोर्ट में उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव का इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंट का भी शक जताया था। अब देखो, कायदे से तो ये होना चाहिए था कि उस रिपोर्ट में स्टेटेड फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन होती, कुछ सबूत मिलने पर एफआईआर होती और केस चलता। बट हुआ क्या, उनका ट्रांसफर हो गया। उन्हें बिहार की एंटी करप्शन विजिलेंस यूनिट से निकालकर किसी और एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया और कुछ टाइम बाद उन पर धड़ाधड़ इंक्वायरीज बिठाकर उन्हें वहां से भी सस्पेंड कर दिया गया। ये लोग इतने में भी नहीं रुके। इन सब के बाद भी इनके घर पे बॉम्बिंग की गई ताकि इनको डिस्करेज किया जा सके इस इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने से। इनका नाम भी आप याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये फॉर्डर स्कैम से जुड़े केसेस के लिए विटनेस बने और अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट के बल पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया लालू को गिल्टी प्रूफ करवाने में। ये उन गिने चुने अनसंग हीरोज में से हैं जिन्हें अपने काम का ड्यू क्रेडिट कभी नहीं मिलता। और अगर आज भी आप गूगल करोगे हु वॉज द विसल ब्लोअर इन फॉर्डर स्कैम, तो इनका नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा। अब सीएजी और पीएजी अपना काम कर रहे थे और लालू अपना काम कर रहे थे। साल 1990 से 1994 तक सीएजी ने हर साल बिहार ट्रेजरी से हो रहे एक्सेस विड्रॉल्स की रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट को भेजी, लेकिन इनकी किसी भी रिपोर्ट पर डिस्कशन करना तो छोड़ो, इन रिपोर्ट्स को बिहार असेंबली में प्रेजेंट भी नहीं किया गया। याद है, मैंने आपको बिहार वेटनरी डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स का नाम याद रखने को कहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा और डॉक्टर बीरेश प्रसाद सिन्हा। इन दोनों ने बीवीडी से निकाले जाने के बाद भी अपना काम नहीं छोड़ा और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। और इस स्कैम को एक्सपोज करते हुए इन्होंने अपनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बिहार में ऑपोजिशन में बैठे बड़े पॉलिटिशियंस के सामने रखी। उन पॉलिटिशियंस में से एक सुशील कुमार मोदी भी थे, जिन्होंने आगे चल के इस रिपोर्ट के बल पर इस स्कैम के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया था। इधर ये सब चल रहा था और उधर साल 1995 में लालू का पहला टर्म एज सीएम पूरा हो गया था। री इलेक्शन हुए और लालू भारी बहुमत से जीतकर फिर से सीएम बने। अब इस स्कैम की खबर जोरों शोरों से उठने लगी थी। बात अब लालू के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। फिर आती है डेट 19 जनवरी 1996, जब बिहार के तब के फाइनेंस सेक्रेटरी विजय शंकर दुबे हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम और डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर देते हैं इन एक्सेसिव विड्रॉल्स के केसेस में इन्वेस्टिगेशंस करने की। 20 जनवरी 1996 यानी एक दिन बाद उसी ऑर्डर का फॉलोअप करते हुए वीएस दुबे एक एडिशनल सेक्रेटरी को रांची ट्रेजरी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करने भेजते हैं। इस इंक्वायरी में उन्हें बड़े स्केल पे चल रहे सरकारी पैसे की लूट और फ्रॉड तरीके से जाली डॉक्यूमेंट दिखा के पैसे निकालने के पूरे स्कैम के बारे में पता चलता है। ये सब खबर बाहर आने के बावजूद सब कुछ एकदम से मीडिया के सामने नहीं रखा जाता। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को शो कॉज नोटिस भेज के उनसे इस पर जवाब मांगा जाता है, बट उनसे कोई जवाब ना मिलने पर 27 जनवरी 1996 को
उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अमित खरे को दुबे ने डायरेक्शन दिया चाईबासा की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिसेज पे रेड मारने को। जब अमित खरे वहां पहुंचे तो पूरे ऑफिस में चारों तरफ डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स को या तो जलाने की कोशिश की जा रही थी या फाड़ने की, ताकि ये पूरा स्कैम छुपाया जा सके। बट अमित खरे की टाइमिंग अच्छी रही और जब इन डॉक्यूमेंट्स को ठिकाने लगाया जा रहा था वो तभी वहां पहुंच गए। स्कैम के सारे सबूत अपनी आंखों के सामने देखकर उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट सीज किए और फिर उसी दिन पहली बार विद प्रूफ ये पूरा स्कैम मीडिया और लोगों के सामने रखा गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर ये कह रहे थे कि यहाँ बड़े स्केल पे पैसों की हेराफेरी की गई है। और ये हेराफेरी 2-4 लोगों ने मिलकर नहीं की है, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया द्वारा की गई है। माफिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड बिजनेस पीपल। पशुपालन पदाधिकारियों को जांच के लिए बुलाया गया तो सब अपना कार्यालय छोड़ के भागने लगे। उसी से आशंका हो गई कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तुरंत ट्रेजरी को सील किया गया, जो कार्यालय थे उनको सील किया गया। बैंक को आदेश दिया गया कि तत्काल जितने भी भुगतान है उसको रोक दें। और धीरे धीरे जब पिछले कई सालों की जांच शुरू हुई, एजी के कार्यालय में जो वाउचर थे उनको मिलान किया गया, तब न केवल चाईबासा बल्कि रांची, डोरंडा, जमशेदपुर, दुमका, देवघर कई जगहों पर यह पाया गया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने जितना राज्य का बजट नहीं था उससे भी कहीं अधिक राशि फर्जी बिलों के नाम पर निकाली है। रेड और उसमें मिले डॉक्यूमेंट्स की खबर बाहर आते ही लालू पे बहुत प्रेशर आ गया इस स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन करवाने का। उन्होंने 2 कमीशंस बनाए इसकी जांच पड़ताल के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि उन 2 कमीशंस में से एक कमीशन के हेड फूलचंद सिंह खुद ही इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिस वजह से आगे चल के इस कमीशन को बंद कर दिया गया। जहां एक तरफ ये चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ लालू सरकार के आदेश पे बिहार पुलिस ने मल्टीपल केसेस दर्ज किए ताकि ये दिखाया जा सके कि सरकार अच्छे तरीके से इस स्कैम का सच बाहर लाने में लगी हुई है। लेकिन इसका अंदाजा तो सबको था कि बिहार पुलिस लालू के अंडर आती है तो वो कभी भी लालू को प्रोसिक्यूट नहीं करेगी। लालू की इसी पकड़ को तोड़ने के लिए सुशील कुमार मोदी के साथ साथ और भी कई ऑपोजिशन लीडर्स ने पटना हाईकोर्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली, ये केस CBI को सौंपने के लिए। लालू ने बहुत कोशिश की, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 11 मार्च 1996 को ये केस CBI को सौंपते हुए ये डायरेक्शन दिया कि 1977 से 1996 तक जितने भी फ्रॉड विड्रॉल हुए हैं उन सबको अच्छे से स्क्रूटिनाइज करो और हर एक फ्रॉड विड्रॉल के लिए एक अलग केस बनाओ। केस CBI के हाथ में जाते ही लालू के हाथ से थोड़ी बाजी जा चुकी थी, क्योंकि अब सेंटर इन्वॉल्व था। बिहार पुलिस ऑलरेडी 41 केसेस रजिस्टर कर चुकी थी और CBI ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और कंप्लेंट्स के दम पर 21 और केसेस रजिस्टर किए। और फिर 27 मार्च 1996 को पहली FIR दर्ज हुई चाईबासा ट्रेजरी केस में। और फिर आया 10 मई 1997 जब CBI ने बिहार के गवर्नर अखलाकुर रहमान किदवैसी से परमिशन मांगी लालू को प्रोसिक्यूट करने के लिए, जिस फाइल पर रहमान काफी टाइम बैठे रहे, ये कह के कि उन्हें पहले सॉलिड एविडेंसेस चाहिए ये परमिशन ग्रांट करने के लिए। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि किसी भी स्टेट के CM को प्रोसिक्यूट करने के लिए उस स्टेट के गवर्नर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल CBI ने परमिशन मांगी। इसके लिए CBI को कोर्ट में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ा था। CBI ने जवाब में इसे प्रिकॉशनरी मेजर बताया था। यहाँ कैच ये था कि सेंटर में अभी जनता दल की ही सरकार थी और भले ही केस CBI को दे दिया गया था, लेकिन CBI सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है और CBI की इस मूव से कोर्ट को भी डाउट हो रहा था कि इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट वर्ड्स में CBI के इस टैक्टिक को क्वेश्चन करते हुए ये वार्निंग दी कि कोर्ट इस अप्रूवल के लिए कुछ टाइम दे सकती है, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि यहाँ जबरदस्ती डिले किया जा रहा है तो कोर्ट खुद ही प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करवा देगी। फाइनली जो है CBI वाले ने लास्ट में बोला कि हमको भी कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। उस पर जैसा बोले कि भाई आपको तो 2 हफ्ता का टाइम मिला हुआ था। उसके बाद उन लोग का रिपीटेडली रिक्वेस्ट हुआ तो उसी में कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता अगले शुक्रवार के लिए रखा है और कहा कि सोमवार तक जो है जो भी आपको ऑर्डर शीट फाइल करना है वो कर दीजिए। लालू को फंसता देख जनता दल भी अब लालू से किनारा करने लगी थी। पार्टी के अंदर से ही लालू की रेजिग्नेशन की डिमांड आने लगी। 17 जून 1997 को फाइनली बिहार के गवर्नर मिस्टर रहमान ने लालू को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन भी दे दी। अपने खिलाफ ये आंधी उठते देख लालू को अंदाजा हो गया था कि उनका इस पार्टी के साथ सफर अब खत्म होने वाला है। तो लालू ने 5 जुलाई 1997 को
अपने सपोर्टिंग एमएलए के साथ मिलकर अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल, और फिर से अपनी सरकार बनाई। लेकिन खुद पे उठते सवालों की वजह से इस बार सीएम वो खुद नहीं बने, बल्कि अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बनाया। ये करके लालू ने सत्ता भी अपने हाथ में रखी और पावर भी। उधर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उन्होंने 64 केसेस में से कई केसेस ड्रॉप किए और कई केसेस आगे परस्यू किए। इन सब में से 5 केसेस में से लालू का नाम आया। पहला केस था चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ की अवैध विड्रॉवल का। इस केस में उन्हें 3 अक्टूबर 2013 को सजा सुनाई गई। उन पे 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। दूसरा केस था 89.27 लाख की अवैध विड्रॉवल का। इस केस में उन्हें 6 जनवरी 2018 को सजा सुनाई गई। उन्हें 3.5 साल की कैद की सजा हुई। तीसरा केस था चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध विड्रॉवल का। इस केस में उन्हें 23 जनवरी 2018 को सजा सुनाई गई। उन पे 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। चौथा केस था दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध विड्रॉवल का। इस केस में उन्हें 15 मार्च 2018 को सजा सुनाई गई। उन पे 7 साल की अलग कैद और 1 करोड़ जुर्माना लगाया गया। पांचवा केस था दुरंदा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध विड्रॉवल का। इस केस में उन्हें 21 फरवरी 2022 को सजा सुनाई गई। उन पे 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। इनके साथ साथ बिहार के एक्स सीएम जगन्नाथ मिश्रा और भी बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स भी कई केसेस में गिल्टी पाए गए। अभी हम इस पर डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।